यूपी कांग्रेस प्रभारी राजेंद्र पाल की लखनऊ में पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में बीजेपी पर जमकर हमला। राहुल गांधी का आभारी हूं, बड़ी जिम्मेदारी मिली। यूपी में संविधान को लेकर कमजोर किया जा रहा है। लोकतांत्रिक संस्थाओं पर दबाव बनाया जा रहा है। न्यायपालिका पर दबाव का लगाया आरोप। चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर उठाए सवाल। मतदाता सूची में गड़बड़ी का लगाया आरोप। बीजेपी मैनेजमेंट से चुनाव जीतती है। अयोध्या चंदा चोरी मामले पर सरकार को घेरा। चंदा चोरी आस्था से खिलवाड़ है। बुलडोजर चंदा चोरों पर चलना चाहिए। एफआईआर दर्ज होने में देरी पर उठाए सवाल। ट्रस्ट भंग कर जांच कराने की मांग। पीएम मोदी की चुप्पी पर कांग्रेस ने सवाल उठाए। छोटे नहीं, बड़े आरोपियों पर भी कार्रवाई हो। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी का मुद्दा उठाया। 1 महीने में जनता का घोषणा पत्र लाने का ऐलान किया। संगठन को मजबूत करने का किया दावा। 2029 में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, किया दावा। लखनऊ से इकबाल अहमद, समाचार 24। मैं हृदय की गहराइयों से अभिवादन करता हूं। सबसे पहले मैं सभी मीडिया बंधुओं का, पत्रकार बंधुओं का आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत करता हूं। साथियों, सबसे पहले तो मैं आप सबके बीच कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी का, हमारी नेता सोनिया गांधी जी का, हमारे नेता राहुल गांधी जी का, हमारी नेता प्रियंका गांधी जी का, हमारे जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन केसी वेणुगोपाल जी का और पूरे शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया। हम देख रहे हैं कि पूरे देश के अंदर किस तरीके से संविधान को कमज़ोर किया जा रहा है, लोकतंत्र को कमज़ोर किया जा रहा है, देश की तमाम संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजों तक पर इतना दबाव है कि उनके जजमेंट को जब हम पढ़ते हैं तो कई बार ऐसा लगता है जैसे विदाउट एप्लीकेशन ऑफ माइंड जजमेंट दिया हो। ऐसा लगता है जैसे जज के ऊपर कोई दबाव है। उसी तरीके से जितने भारत में ब्यूरोक्रेट्स हैं, आईएएस आईपीएस हैं, उन सब अधिकारियों की कार्यप्रणाली से लगता है जैसे वो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए काम कर रहे हों। हमारा इलेक्शन कमीशन, जिसको भारत के संविधान ने फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट चुनाव कराने की जिम्मेदारी दी है, ऐसा लगता है जैसे इलेक्शन कमीशन बीजेपी को जिताने के लिए काम कर रहा है। जिस तरीके से एसआईआर के नाम पर चुन चुनकर वो वोटर जो बीजेपी के खिलाफ वोट करता है, ख़ास तौर पर मुस्लिम समाज, दलित समाज, अति पिछड़े वर्ग की वोट काटने का सिलसिला हम देख रहे हैं। सबको पता है वेस्ट बंगाल के अंदर कितने बड़े पैमाने पर वोट को काटकर इलेक्शन कमीशन ने तृणमूल कांग्रेस को हराने का काम किया और भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम किया। और सबसे दुख की बात तो ये है कि जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकारें हैं वहाँ वहाँ एक बात स्पष्ट हो गई है कि बीजेपी को और उनके सरकारों को, प्रधानमंत्री जी को, उनके मंत्रियों को, मुख्यमंत्री को इस देश के संविधान पर, इस देश के न्यायालयों पर, इस देश की जांच एजेंसियों पर उनको कोई भरोसा नहीं है। वो लोग कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं और सोचते हैं जैसे वो खुद भगवान बन गए, जैसे वो खुद ही जज हैं, खुद ही पुलिस है, खुद ही जज हैं। सारा ट्रायल ऑन द स्पॉट, यानी उन्होंने तो पुलिस को हत्यारा बना दिया। पुलिस के माध्यम से लगातार हत्याएं की जा रही हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं कि अगर कोई अपराधी है तो अपराधी को पहले गिरफ्तार किया जाता। भारत के संविधान में और कानून में ये व्यवस्था है कि पहले अपराधी को गिरफ्तार करो, उसको इन्वेस्टिगेट करो, चार्जशीट दाखिल हो, कोर्ट में ट्रायल हो, चार्ज फ्रेम हो, एविडेंसेस रिकॉर्ड किए जाएं और एविडेंस के आधार पर अगर दोषी के ऊपर दोष सिद्ध होता है तो न्यायालय उसको सजा दे। बेहद गंभीर धाराओं में अगर दोष सिद्ध होता है और कोर्ट को लगता है रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में आता है, उसको फांसी की सज़ा होनी चाहिए, तो कोर्ट उसको फांसी दे दे। लेकिन हम देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में खुलेआम पुलिस गोली से मार रही है लोगों को। और उनका जो बुलडोज़र है, वो बुलडोज़र मुस्लिमों के घर पे, उनके धार्मिक स्थलों पर चलता है। उनका जो बुलडोज़र वो गरीबों के घर पे चलता है, दलितों के घर पे चलता है, पिछड़ों के घर पे चलता है, माइनॉरिटीज़ के घर पे चलता है। ये बुलडोज़र उनके घर पे कब चलेगा जिन्होंने लोगों की आस्था से दिए हुए चंदे को चुरा लिया? क्या हम सब देखना चाहते हैं
पूरे देश के लोग देखना चाहते हैं कि जिन लोगों ने ये जो चंदा चुराया है, जो लोग अपनी आस्था से चंदा देते हैं, वो कौन है, उनको पहचाना जाए, उनके घर पे जल्दी से बुलडोजर चले। दूसरी बात, क्या आप PSU भेज दिए थे, और 4th क्लास का जो नौकरी हुआ करता था वो तो वाजपेयी जी के टाइम पे पूरा आउटसोर्स करके ठेके पे दे दिया, क्योंकि SC ST के लोग, OBC के लोग ज़्यादातर चपरासी बन जाते थे, सफाई कर्मचारी बन जाते थे, चौकीदार बन जाते थे, माली बन जाते थे, मेड बन जाते थे, खलासी बन जाते थे, वो तो सारी नौकरी ठेकेदारी में दे दी। तो इन्होंने तो तुम्हारा रिजर्वेशन खत्म कर दिया। अब जिन्होंने रिजर्वेशन खत्म किया उन्होंने ही तुम्हारे बच्चों से शिक्षा छीन ली, उन्होंने ही तुम्हारा स्कॉलरशिप बंद कर दिया, उन्होंने राजीव गांधी फेलोशिप बंद कर दी। तो हम एक एक बात बताकर पूरे एक एक दलित को समझाएंगे कि आपके जीवन में जो बर्बादी कौन लेके आया है। जो चारों तरफ रिटायर्ड लोगों की फौज है, यंग बच्चों की नौकरियां लग नहीं रही हैं, ये केवल और केवल बीजेपी के कुशासन की वजह से है। जब दलितों की बात पता चलेगी सब लोग आएंगे और केवल कांग्रेस में आएंगे। देखिए, हमारा शीर्ष नेतृत्व तो बहुत जल्दी बैठेगा, इस मुद्दे पे बात करेगा, लेकिन हमें बराबर का सम्मान और बराबर की भागीदारी, हिस्सेदारी चाहिए। इससे कम पे कोई बात हम समझौता नहीं करेंगे। देखिए, बहुत जल्दी सपा का शीर्ष नेतृत्व और कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व बैठ के बात करेगा और बहुत जल्दी आपके सामने सारा हम खुलासा करेंगे। मैनिफेस्टो के मुद्दे हम डिसाइड नहीं करेंगे, हम लोग जन संवाद करेंगे, किसान संवाद करेंगे, मजदूर संवाद करेंगे, अलग अलग पैसे के लोगों से मिलेंगे और जनता के साथ, अलग अलग प्रोफेशनल के साथ संवाद करके उनके बीच से मुद्दे लेकर हम मैनिफेस्टो बनाकर आने वाले 1 से 1.5 महीने के अंदर मैनिफेस्टो जनता का जारी करेंगे, जनता का मैनिफेस्टो। अभी हमने आज पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी उत्तर प्रदेश की मीटिंग की, उसके बाद जो पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी है उसकी मीटिंग की, और उसके बाद जो उत्तर प्रदेश की हमारी स्टेट की कांग्रेस की जो कमेटी है उसके पदाधिकारियों के साथ बात की। अभी सारे तमाम जिलाध्यक्षों के साथ बातचीत है। हम लोग सबसे बातचीत करके पूरा रोड मैप हम लोग तैयार कर चुके हैं और इन सारे मुद्दों के साथ कांग्रेस पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत दमदार तरीके से जनता के मुद्दों पर सरकार के ईंट से ईंट बजाएगी। और हम अपने उत्तर प्रदेश के लोगों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि ये जंगल राज का अंत होगा और यहाँ कानून का राज कायम होगा। एक अंतिम सवाल है मेरा, शुरू से नारा कांग्रेस लेती आई है, जात पड़ना बात पर वोट पड़ेगा, हाथ और लगेगा। अभी जब से आपके हाथ में कमान आई है उसके बाद से जो मैसेज जा रहा है, नहीं, नारा वही है, जात पे ना पात पे मोहर लगेगी हाथ पे, लेकिन सामाजिक न्याय के साथ हिस्सेदारी भागीदारी तो परिवार में भी सारे भाई बहन बराबर हिस्सा मांगते हैं, तो इसमें क्या दिक्कत है। कांग्रेस पार्टी ने तय कर दिया है कि सामाजिक न्याय के सिद्धांत के साथ कोई समझौता नहीं होगा। देखिए, एक्चुअली वो भी अम्बेडकरी मिशन से निकली है, मैं भी अम्बेडकर मिशन से हूँ। वो भी कांसीराम साहब की ट्रेनिंग से है, मैं भी कांसीराम साहब की ट्रेनिंग से हूँ। उनके परिवार से, पिताजी से, बड़े भाई से हमारे पर्सनल रिश्ते रहे हैं, आना जाना घर पे रहा है। और एक हमारे समाज की नेता होने के नाते जितने मेरे समाज के नेता अलग अलग पार्टियों में, उनसे पर्सनल लेवल पर पारिवारिक संबंध की वजह से मिलना जुलना होता रहता है। मैं उनकी कुशल क्षेम जानने गया था, उनके स्टाफ ने कहा कि हम आपका नंबर ले लेते हैं, जब वो बुलाएंगी तब आप आ जाना। तो मेरा नंबर उनके पास है, जब वो बुलाएंगी तब उसके बाद हम मिलने की बात करेंगे। नहीं, हम तो अब पार्टी ऑलरेडी तय कर चुकी है। हम इंडिया गठबंधन में उन सभी दलों का स्वागत करते हैं जो दल भारत के संविधान में, लोकतंत्र में भरोसा करते हैं, जो जंगल राज के खिलाफ हैं, जो सामाजिक न्याय के सिद्धांत को मानते हैं। उन सबका स्वागत है, उन सबके साथ मिलकर हम चुनाव में उतरेंगे। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।
जिसके आधार पर आप हमेशा चुनाव लड़ते थे और जीतते थे, वो थी लोगों की आस्था का इस्तेमाल करके धर्म के नाम पे आप लोग चुनाव लड़ते थे। अब आपका पूरा चेहरा मुखौटा उतर गया है, आप एक्सपोज हो गए हैं, आपकी सत्ता जाने वाली है। इसी परेशानी में आप उल जुलूल बयान भी देते रहते हैं, लेकिन चिंता मत कीजिए, जल्दी आपको इस कुर्सी से, उत्तर प्रदेश से हम जरूर मुक्त कर देंगे और आने वाले 27 में यहाँ से मुक्त करेंगे, और अगर आपने जल्दी चुनाव कराया तो भी मुक्त करेंगे, और इसके साथ साथ 2029 में हम मोदी जी को भी मुक्त कर देंगे। आदरणीय राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री होंगे। पूरी रणनीति हम बना चुके हैं कि उत्तर प्रदेश का कैसे चुनाव होगा। 1 महीने के अंदर पूरे उत्तर प्रदेश का संगठन लगभग बन के तैयार हो जाएगा। तमाम तरह के मजदूरों से, किसानों से, प्रोफेशनल से, सबसे बातचीत करके जल्दी ही जनता का घोषणा पत्र, एक जल्दी जनता का घोषणा पत्र हम लोग जारी करेंगे, जनता से बात करके करेंगे। हमारा 1-1.5 महीने के अंदर घोषणा पत्र आ जाएगा। 1-1.5 महीने के अंदर ऊपर से लेकर बूथ स्तर तक का पूरा संगठन हमारा घोषित हो जाएगा। ऑलरेडी बन के तैयार है, काम चल रहा है, वो जल्दी से जल्दी होगा। और हम निश्चित तौर पर, कांग्रेस पार्टी इस वक्त पूरे देश में एक ही पार्टी है जो बीजेपी को हरा सकती है, क्योंकि बीजेपी केवल चंदा नहीं चुराती, बल्कि बीजेपी जीते हुए विधायकों को चुराती है, सांसदों को चुराती है, और तो और अब तो उसने पूरी की पूरी पार्टी को चुराना शुरू कर दिया। इसलिए अभी एक्सपोज हो गए हैं, अब इनका धंधा चलने वाला नहीं है। इन्होंने धर्म का इस्तेमाल बहुत कर लिया। ना ये युवाओं को नौकरी दे सकते हैं, ना ये छात्रों का एक भी एग्जाम ईमानदारी से ढंग से करा सकते हैं। कांग्रेस के राज में आपने कभी नहीं सुना होगा कि कोई पेपर लीक हुआ, जबकि सरकारी एजेंसी पेपर कराती थी। आप जानते हैं, एसएससी एग्जाम कराती थी, सीबीएसई एग्जाम कराती थी, यूपीएससी एग्जाम कराती थी, कहीं कोई शिकायत नहीं। बैंकिंग रिक्रूटमेंट बोर्ड एग्जाम कराता था। ये तमाम तरह के सारे ईमानदारी से काम सरकार के द्वारा, सरकार के अधिकारियों के द्वारा कांग्रेस के टाइम पे होते थे। लेकिन जहां एक तरफ सारे संवैधानिक संस्थाओं का निर्माण कांग्रेस ने किया, जहां सैकड़ों पीएसयूज का निर्माण कांग्रेस ने किया, आईआईएम, आईआईटी, सैकड़ों यूनिवर्सिटीज, ये सब कांग्रेस ने बनाए। ये तो केवल बेचने वाले लोग हैं, और वैसे भी ये इसलिए बेच रहे हैं क्योंकि इनको देश से प्यार नहीं है। ये देशद्रोही लोग हैं। देशद्रोही मैं इसलिए कह रहा हूँ, जब आज़ादी का आंदोलन चला वो कांग्रेस के नेतृत्व में चला था, और लाखों लोग कांग्रेस के कुर्बान हुए, लाखों लोग जेल गए। उस वक्त ये भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के रूप में जानी जाती थी। जनसंघ के लोग, आरएसएस के लोग, हिंदू महासभा के लोग, ये लोग सारे के सारे मिलके अंग्रेजों के साथ खड़े थे। इनके पास एक ही नाम है, वो वीर सावरकर। लेकिन वो वीर तो माफ़ी वीर हो गए। उनके अभी पोते ने बयान दिया कि 10 बार उन्होंने माफ़ीनामा दिया था। तो अब फिर से भारत इन्होंने, बीजेपी ने गुलाम बना दिया। मोदी जी अमेरिका के सामने सरेंडर हो गए, एक तरफा डील कर रहे हैं। तो अब उनको जवाब देने के लिए पूरा देश खड़ा हो गया है, और उसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश से होने वाली है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, वो सिर्फ इसलिए बढ़ा रहे हैं टाइम ताकि वो मैनेज कर सके। उनको जो लोग, चूंकि अगर ईमानदारी से जांच हो जाए तो तार उस जगह से जुड़ेंगे जिन लोगों ने ये तय किया कि कौन उसके ट्रस्ट के अंदर मेंबर बनेंगे। तो वो उनको बचाने के लिए बार बार टाइम बढ़ाएंगे, क्योंकि ये इस देश के लोगों की परीक्षा ले रहे हैं कि इनके अंदर कितना धैर्य है। लेकिन देश की जनता और उत्तर प्रदेश की जनता इनको जवाब जरूर देगी। वन बाय वन। देखिए, अभी अधिवक्ता कर रहे हैं। मुझे लगता है हर वर्ग, हर पेशा के लोग अब विरोध करेंगे, क्योंकि सब आस्थावश इनके साथ जुड़े थे। लेकिन अब उनकी आस्था का भारतीय जनता पार्टी ने कत्ल कर दिया। अभी वकील विरोध कर रहे हैं, मजदूर विरोध कर रहे हैं, किसान विरोध कर रहे हैं। अब तमाम प्रोफेशनल भी इनका विरोध करेंगे, क्योंकि अब इनकी सच्चाई जनता के सामने आ चुकी है। इनके बाद आप भाजपा से ज़्यादा जुड़े हुए तकरीबन 37% दलित भाजपा में है, कांग्रेस से 7-8% है। कैसे लाएंगे? देखिए, मैं पूरे दलित समाज को एहसास कराऊंगा कि उनका रिजर्वेशन किसने दिया, उनको इतना स्कॉलरशिप कौन देता था जिससे पढ़ के हमारे समाज के बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, जज, कलेक्टर, साइंटिस्ट, प्रोफेसर बने। आज तो आपको एक लॉ की डिग्री करने के लिए 27 लाख रुपया चाहिए, वो भी सरकारी NLU से। आपको इंजीनियरिंग मेडिकल की डिग्री करने के लिए सरकारी कॉलेज से 15 लाख से 1.5 करोड़ रुपये चाहिए। तो एक वो सरकार थी जिसने वजीफे से आपको पढ़ा दिया, बड़ी बड़ी कुर्सियों तक पहुँचा दिया, सैकड़ों PSU बना के करोड़ों दलितों को निकले थे गांधीनगर से। आप सबको याद होगा, बहुत बड़ी मात्रा में चंदा इकट्ठा हुआ था। खुद विश्व हिंदू परिषद के लोग कहते हैं 1400 करोड़ का चंदा इकट्ठा हुआ और उस चंदे का आता पता नहीं है। उसके बाद ये मंदिर बनना हुआ शुरू,
तो आप देखिए इस मंदिर को बनाने से पहले जब इसका स्टोन रखने की बात आई, आधारशिला रखने की बात आई, उस वक्त भारत के राष्ट्रपति आदरणीय रामनाथ कोविंद जी थे, लेकिन चूंकि वो दलित समाज से थे तो उस प्रोग्राम में उनको नहीं बुलाया गया। मोदी जी ने अपने हाथ से ही वो स्टोन डाला। तो ये बेहद शर्मनाक है। ये लोग दलितों से नफरत करते हैं। जब मंदिर बन गया तो उस वक्त देश की राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी थी, उनको भी उन्होंने नहीं बुलाया। और असली बात तो ये है कि जहाँ जहाँ वो लोग वो जिसको भी नमन करते हैं उसी को ख़त्म कर देते हैं। जब वो संसद में पहली बार आए, प्रधानमंत्री बने, तो संसद में आने के बाद संसद की सीढ़ियों को नमन किया तो संसद दूसरी, उनको हर जगह अपना पत्थर चाहिए, संसद दूसरी बना दी। उसके बाद उन्होंने संविधान को नमन किया तो संविधान बदलने का नारा दे दिया, अब की बार 400 पार। ये तो भला हो इस देश के लोगों का, इस देश के लोगों ने उनकी मंशा को समझ लिया और उनको रोक दिया। वैसे तो 171 सीट उनकी आई हैं जो हमें डाटा पता चला है, बाकी तो सब मैनेजमेंट से, सिस्टम से, इलेक्शन कमीशन की मदद से, रिटर्निंग ऑफिसर्स की मदद से जीते हुए लोगों को भी हराकर हारे हुए लोगों को जिताने का काम भी हुआ। इस तरीके से धोखे से, ये धोखे की सरकार है। ये लोग धर्म का इस्तेमाल राजनीति के लिए करते आए हैं। इन्होंने राम का जो इस्तेमाल किया है केवल सत्ता पाने के लिए किया है। इनको लोगों की आस्था से कोई लेना देना नहीं है। इन्होंने जिस तरीके से मंदिर निर्माण के दौरान, आपको पता होगा, जो चीफ इंजीनियर जिसकी देखरेख में मंदिर बना, मिस्टर वर्मा ने खुलेआम कहा है कि मंदिर निर्माण में 40% कमीशन लिया जाता था। मैंने उसकी शिकायत की लेकिन कोई उस पर कार्रवाई नहीं हुई। उसी प्रकार जो चंदा जो चोरी हो रहा था उसकी भी शिकायत की गई, लेकिन उसके बारे में भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। और अब ले देकर छोटे मोटे कर्मचारियों को ये उठाकर इन्होंने अंदर कर दिया। और जो असली इसके पीछे जिनका ब्रेन चलता है, जो असली दोषी हैं, जो असली षड्यंत्रकारी हैं, वो क्यों बच रहे हैं? उनके खिलाफ कार्रवाई कब होगी? और सवाल तो ये भी पैदा होता है, जब ये स्टोन लगाने का काम मोदी जी ने किया, जब इस मंदिर का उद्घाटन करने का काम मोदी जी ने किया, जब इसके ट्रस्ट बनाने में किस किस को ट्रस्ट में रखा जाएगा इसका काम भी मोदी जी ने किया, इसका मैनेजमेंट किस तरीके से होगा, एसओपी क्या होगा, वो काम भी फिर नरेंद्र मोदी जी ने किया। तो फिर चंदा कैसे चुराया जाएगा? क्या नरेंद्र मोदी जी ये इसके पीछे आप हैं? अगर नहीं हैं तो आपने अभी तक एक शब्द भी इस पर क्यों नहीं बोला? आप इसका मतलब कहीं ना कहीं तो तार जुड़े हैं। आखिर आप किनको बचाना चाहते हैं? अगर आप इसमें शामिल नहीं हैं तो फिर दोषी छूट क्यों रहे हैं? वो भाग क्यों रहे हैं? वो गिरफ्तार क्यों नहीं हो रहे? दूसरी बात, जब मैं एक वकील आदमी हूँ, मैंने कानून में पढ़ा है कि कोई भी अगर कोग्निजेबल ऑफेंस होता है तो कोग्निजेबल ऑफेंस होने के बाद अगर पुलिस को फ़ोन से भी सूचना मिल जाए तो पुलिस की जिम्मेदारी होती है पहले मुकदमा दर्ज करना। लेकिन यहाँ तो रिटर्न में कंप्लेंट देने के बाद भी मुकदमा दर्ज होने में पूरे 20 दिन लगे। इसका मतलब क्या है? 20 दिन तक क्या कैसे रफा दफा करना है, असरे मुलजिमों को कैसे छुड़ाना है, कैसे बचाना है, क्या उसकी सारी प्लानिंग चल रही थी? और इसके साथ साथ वो जो ट्रस्ट के मेंबर आपने तय किए, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बीजेपी के लोग उसमें शामिल हैं, उस ट्रस्ट को रद्द करोगे? उस ट्रस्ट को कब भंग करोगे? ये डाटा कब रिलीज करोगे? ये कितना चंदा कैसे कैसे आता था, कितनी ज्वेलरी आती थी, कितनी चांदी की ईंटें आई, कितनी चरण पादुका आई, और क्या क्या चंदा आया, क्या उसका पता लगा? अभी मीडिया से हम पढ़ रहे थे सुबह, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो आखिर अगर रिकॉर्ड मेंटेन नहीं है तो आपका एसओपी का क्या हुआ? क्या आपने एसओपी की अनदेखी की? और दूसरी तरफ आपकी बी टीम के नेता जब वहाँ दर्शन के लिए जाते हैं तो पुलिस प्रोटेक्शन में दूल्हे की तरह आप सजा दजा के लेके जाते हो, लेकिन जब कांग्रेस पार्टी के 9 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल जिसमें अनेकों सांसद और विधायक हमारे साथी जाते हैं तो आप उनको हाउस अरेस्ट कर लेते हो। तो हम पूछना चाहते हैं, क्या देश में कानून का शासन नहीं है? ये जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए, योगी जी को देना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है योगी जी बहुत बुरी तरह घबरा गए हैं, क्योंकि उन्हें अब पता लग गया है कि उनका जो धर्म को जिस तरह उन्होंने राजनीति के लिए इस्तेमाल किया है, अब जिस तरह आपने उनकी आस्था की हत्या की है, जिस तरह उनके सपनों का कत्ल किया है, जिस तरह आपने चंदे को चोरी आपके लोगों ने किया है, इसका मतलब